तलाक के मामलों में जजमेंट बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो भी पार्टी है या पार्टी की तरफ से जो वकील है जो जजमेंट पेश करते हैं और जो तलाक के फेवर में होते हैं उनको जजमेंट के चयन में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। कई बार हमने ये देखा है कि मामले के तथ्य कुछ और होते हैं लेकिन उसके संबंध में जो जजमेंट पेश किए जाते हैं वो कुछ और ही होते हैं। यहाँ हम जो आपको जजमेंट बता रहे हैं ये वह जजमेंट है जिन्होंने आज दिनांक तक यानी आज तक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और इन जजमेंट के बेस पर कई लोगों के तलाक हुए हैं। ये जजमेंट आज भी यदि आप कोर्ट में लगाते हैं तो ये एक प्रकार की गारंटी है कि आपके फेवर में तलाक का केस चला जाएगा। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि ये जितने भी जजमेंट है ये लड़के पक्ष की तरफ से हैं। आपका मामला चाहे किसी भी स्तर का हो, कैसा भी हो, यदि आपने क्रूरता के आधार पर तलाक का मामला कोर्ट में पेश किया हुआ है तो ये जजमेंट जो हम आपको बता रहे हैं ये पति की तरफ से तलाक का केस जो भी लड़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और हमारा आपसे निवेदन है कि यदि आपके तलाक के केस में यदि आपको ऐसा लगता है कि तलाक मिलना मुश्किल हो रहा है, हम क्रूरता कैसे साबित करेंगे, तो आप ये जजमेंट ज़रूर लगाएं क्योंकि आज तक जितने भी तलाक हुए हैं ये उन सब मामलों की रीढ़ की हड्डी है। इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। कई दिनों से कमेंट आ रहे थे कि हमें तलाक के मामलों में महत्वपूर्ण जजमेंट चाहिए। इस वीडियो के साथ में हमारा एक पहले जो वीडियो बनाया हुआ है कि जजमेंट कोर्ट में कैसे प्रस्तुत करते हैं, आप इसको ज़रूर देखना। इस वीडियो में हमने प्रार्थना पत्र बताया है कि आपको जजमेंट लगाने से पहले किस तरह का प्रार्थना पत्र तैयार करना है और इस वीडियो में हम आपको जजमेंट बता रहे हैं। आपको उस प्रार्थना पत्र को देखते हुए इन जजमेंट्स का उस प्रार्थना पत्र में समावेश करना है और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इनको कोर्ट में किस तरह से पेश करना है। तो दोस्तों, हमारा निवेदन यही है कि आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ इस वीडियो को भी अवश्य देखें क्योंकि यह वीडियो इसी वीडियो का दूसरा पार्ट है। यदि आपके पास समय का अभाव है तो हमने इस वीडियो में भी आपको एक छोटा सा प्रार्थना पत्र बताया है। आप इस प्रार्थना पत्र के जैसा एक प्रार्थना पत्र बना करके भी जजमेंट पेश कर सकते हैं और बहुत ही शॉर्ट में हमने आपको बताया है। यदि आप तलाक के मामले में जजमेंट पेश कर रहे हैं तो आपको क्या सावधानी रखनी है वो भी हमने इस वीडियो में आपको बताने की पूरी कोशिश की है। दोस्तों, डाइवोर्स ऑन मेंटल क्रूअल्टी या आप क्रूअल्टी मान लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हैं जो हमने इस वीडियो में आपको बताए हैं। कई बार तलाक के केस में वकील बहुत बड़ी गलती करते हैं जिनकी वजह से तलाक नहीं मिल पाता है, तो हम आपको वो जजमेंट बता रहे हैं जो वकील आम तौर पर किसी को भी नहीं बताते कि वो कोर्ट में कौन से जजमेंट प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, आप पूरे देश में कहीं पर भी हो, आपका तलाक का मामला हो तो इन जजमेंट्स को आप तैयार रखें। कोई नए जजमेंट की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि वकील या क्लाइंट की कौन कौन सी गलतियां होती है। प्रार्थना पत्र सहित जजमेंट्स हम दिखाएंगे आपको। उसके बाद आपको क्या सावधानियां बरतनी है। दोस्तों, बहुत ही छोटा वीडियो है और हमने 3 टॉपिक्स में इसको कवर किया। का अपने क्लाइंट को एटीएम मशीन समझना। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कोई भी क्लाइंट जब वकील को अपने डिवोर्स के केस में हायर करता है तो वो वकील उससे पूरी फ़ीस ले लेता है। उसके बाद में जब फ़ीस पूरी आ चुकी होती है, समय बीत जाता है तो वकील का केस में इंटरेस्ट कम हो जाता है। फिर उसके दिमाग में एक यही चीज़ आती है कि अब ये क्लाइंट किसी और वकील के पास चला जाए तो बेहतर है क्योंकि उसको अब मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि उसको फ़ीस आ चुकी है। तो क्लाइंट को वकील बार बार कहते हैं कि हमने बहुत ही कम फीस लगाई है आपके लिए और इस केस में को जैसा चलना चाहिए वैसा ही चल रहा है, और वो केस को धीरे धीरे चलाते हैं ताकि तलाक मिलने में देरी हो जाए और बंदा परेशान होकर दूसरे वकील को पकड़ ले। तो ये वकील की सबसे बड़ी गलती है, ये मिसकंडक्ट में आता है। लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं कि क्लाइंट को भी ये समझना चाहिए कि उसने सही वकील का चयन किया है या नहीं किया है। क्या वकील अपने क्लाइंट को एटीएम मशीन तो नहीं समझ रहा है, निर्धारित फीस से ज़्यादा तो नहीं ले रहा है। कई बार वकील अपने क्लाइंट को एटीएम मशीन समझ लेते हैं या फिर क्लाइंट ऐसे वकील का चयन करते हैं जो हर तारीख पे 500,000 रुपये देते रहें और तारीखें बढ़ती रहें। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है।
पुराने व असंगत जजमेंट लगाना। दोस्तों कई बार या तो क्लाइंट को तो वैसे कुछ पता होता ही नहीं है, लेकिन जो वकील होते हैं वो भी इतने अनुभवी नहीं होते हैं, तो वह पुराने व असंगत जजमेंट लगाते हैं जिनका तथ्यों से कोई लेन देन ही नहीं होता है, या तथ्य भिन्न होते हैं और जजमेंट में जो लिखे गए हैं वो भिन्न होते हैं। कई बार वकील अपने किसी वकील कलीग को फ़ोन करके कहते हैं कि कोई जजमेंट बता देना, तलाक के केस में लगाना है, तो वो बिना अध्ययन बिना तथ्यों को देखे कुछ जजमेंट बता देते हैं और वो वकील उसी को लगा देता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर तलाक खारिज हो जाते हैं। दोस्तों कई बार क्लाइंट को भी ये पता नहीं होता है कि उसकी कार्रवाई कैसे चल रही है, वकील को तो पता ही नहीं होता है कि मामले में तथ्य क्या है, तो तथ्य कुछ और कहते हैं, जजमेंट जो पेश किए गए हैं वो किसी और मामले पर है, तो यहाँ पर तथ्य अलग हो जाते हैं। जैसे आपको हम उदाहरण देकर बताते हैं कि मान लीजिए कि कोई मामला है जो आपने एडल्ट्री के बेस पे लगाया है, लेकिन जब आप जजमेंट पेश कर रहे हो तो वो आप क्रूरता के पेश कर रहे हो, जबकि आपने वहाँ पे लिख रखा है कि हमने एडल्ट्री के बेस पर ये लगाया हुआ है और पत्नी एडल्ट्री में रह रही है। कई लोग क्या करते हैं कि जब तलाक का मामला लगाते हैं तो उनका एक स्पेसिफिक टारगेट होता है कि हमें इस धारा में तलाक लेना है, चाहे एडल्ट्री हो, चाहे क्रूरता हो, चाहे डिजर्सन हो, परित्याग हो, ऐसे बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं। लेकिन जब लास्ट तक जब तलाक का केस पहुंचता है निष्कर्ष तक या डिक्री तक होने तक पहुंचता है, तो ये सारा कुछ निचोड़ वो क्रूरता वाले में ही निकालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि क्रूरता के आधार पर बहुत ज़्यादा तलाक हो जाते हैं, आसानी से हो जाते हैं। इस वजह से वो क्रूरता वाले जजमेंट पेश कर देते हैं, जबकि पहले जब मामला पेश किया गया था तो उस समय क्रूरता वाले कोई थे ही नहीं, उस समय कोई तथ्य ही नहीं थे। लेकिन बाद में जब मामला अंत तक पहुंचा तो आपने क्रूरता के आधार पर तलाक मांगना शुरू कर दिया। इस वजह से तलाक के कई सारे केस खारिज होते हैं और ये सबसे बड़ी वजह है कि तथ्य कुछ और है और जजमेंट कुछ और है। और आपने देखा होगा कि आप जितने भी जजमेंट पढ़ोगे ना, तो उन जजमेंट्स में भी यही लिखा हुआ आता है कि जो जजमेंट्स पेश किए गए हैं वह कोर्ट ने पाया है कि वो सुसंगत तथ्यों से भिन्न है या इस मामले के तथ्यों से बिल्कुल ही अलग है, उनका कानूनी जो बिंदु है या लॉ पॉइंट है वो बिल्कुल ही अलग है। पॉइंट पूरा अपने वकील पर निर्भर हो जाता है। दोस्तों हम जो ये वीडियो बनाते हैं ये हम आपके लिए बनाते हैं ताकि आप एक ऐसी एप्लीकेशन बनाकर अपने वकील की हेल्प कर सको, क्योंकि कई वकील ऐसे हैं जो या तो आदतन आलसी हैं या फिर वो मेहनत नहीं करना चाहते या उनका अनुभव नहीं है या वो खुद किसी और पर निर्भर है। तो हमारा आपसे निवेदन यही है कि जहाँ तक आपको हम इस वीडियो में बताने की कोशिश करते हैं तो आप इन जजमेंट्स को खुद एप्लीकेशन बना करके लगा सकते हैं या आप अपने वकील की हेल्प कर सकते हैं ताकि वो आगे इनको पेश कर सकें। आलसीपन वाला व ढीला ढाला रवैया। दोस्तों कई क्लाइंट्स को तलाक इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उनका खुद का जो रवैया है वो बहुत ढीला ढाला है, आलसीपन हो जाता है उनको लगता है यार वकील सब कर लेगा, हमको क्या करना है, हमने पैसे दे दिए तो वकील को मेहनत करनी चाहिए और वकील मेहनत करेगा। मेहनत कीजिए थोड़ी सी तो आपको अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यदि कोई भी काम आप खुद करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा काम होगा। तो तलाक के जजमेंट जो क्रूरता के आधार पर तलाक के मामले में लागू होते हैं उसके लिए जो हम आपको एक प्रार्थना पत्र बता रहे हैं बिल्कुल ही शॉर्ट फॉर्म में है, कोई ज़्यादा इसमें नहीं है कि समझने की ज़रूरत भी नहीं है, इसको बिल्कुल छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स है आप यहाँ पे देख लीजिए। आपको एक प्रार्थना पत्र बनाना है लीगल साइज़ के पेज पर, हमने आपको हिंदी में बताया है, तो ये फैमिली कोर्ट के हिसाब से बताया। यदि आप इसको किसी भी जिला न्यायालय में लगाना चाहते हैं तो आप सेवा में श्रीमान जिला न्यायालय भी कर सकते हैं या जिला एवं सेशन न्यायालय जैसा भी होता है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप शहर का नाम लिखेंगे, वाद संख्या लिखेंगे, जो भी आप तलाक का मामला आपने प्रस्तुत कर रखा है उसका क्या नंबर है वो लिखेंगे, ठीक है। वाद संख्या के बाद में आप तारीख लिखेंगे, हमने 12 अप्रैल यहाँ पर लिखी है, हमने सोचा था 12 अप्रैल को हम आपको ये वीडियो दे देंगे लेकिन हम नहीं दे पाए, इसलिए समय नहीं मिला था। उसके बाद प्रार्थी बनाम अपरार्थिया नाम लिखेंगे, उसके नीचे जो XYXX है यहाँ पर आप नाम लिखेंगे दोनों का। दोस्तों ये तलाक के जजमेंट है, आपको विषय में लिखना है। ये ऊपर जो हमने तलाक के जजमेंट क्रूरता लिखा है ये हमारी स्लाइड का टॉपिक है, इसको छोड़ देना। आपको जो टॉपिक लिखना है वो यह है, प्रार्थी की ओर से जजमेंट साइटेशंस करके आप लिख सकते हैं। इसको आप कैपिटल में करेंगे, बोल्ड करेंगे, आप चाहे तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारा प्रार्थना पत्र हिंदी में है। अब इसका हमारा पहला जजमेंट है के श्रीनिवास राव वर्सेस DA दीपा। यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसके आदेश की दिनांक 22 फरवरी 2013 है और इसका जो सुसंगत पैरा है वो 14 है, आप इसको रिलीवेंट पैरा 14 लिख सकते हैं। दूसरा जजमेंट मलाथी रवि वर्सेस BV रवि है, ये भी सर्वोच्च न्यायालय का है, इसका आदेश की दिनांक 30 जून 2014 है और इसके जो सुसंगत पैरा है वो पैरा नंबर 30 और 31 है।
उसके बाद हमारा तीसरा जजमेंट है नाथूलाल वर्सेस नाथीबाई। यह भी राजस्थान उच्च न्यायालय का है और इसके आदेश की दिनांक 31 मई 2016 है। इसका जो सुसंगत पैरा है, जिसको हम कहते हैं रिलीवेंट पैरा, वो 30 है, यानी 30 है। चौथा जजमेंट अशोक कुमार कोहली वर्सेस ज्योति कोहली। यह राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश दिनांक 31 जनवरी 2017 है। इसका पैरा 15, 17 और 19 ये इसके सुसंगत पैरा है, जिसको रिलीवेंट पैरा भी लिखा गया है। उसके बाद हमारा पांचवा जजमेंट श्रीमती प्रमीला भाटिया वर्सेस विजय कुमार भाटिया। यह राजस्थान हाई कोर्ट का है और 19 मई 2000 वर्ष 2019 मई का ये जजमेंट है और रिलीवेंट पैरा 14, 15 और 22 है। दोस्तों ये 5 जजमेंट है। हमने इसमें ये जो 3 जजमेंट है ये हमने राजस्थान हाई कोर्ट के लगाए हैं, क्योंकि ये मामला राजस्थान हाई कोर्ट में था। लेकिन 2 जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हैं, आप इनको भी लगा सकते हो। यदि आपका राजस्थान से बाहर का कोई मामला है तो आप 1 से लेकर 4 तक की जजमेंट लगाएं। 5वां आप ना भी लगाओ तो भी कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ सकते हैं। यदि आपका राजस्थान का कोई भी मामला है, राजस्थान से संबंधित है, तो आप ये 5 जजमेंट लगा सकते हैं। और बाहर कहीं भी है तो आप 4 जजमेंट लगा दीजिए, क्योंकि ये जो लास्ट वाला है ये वर्ष 2000 का है, इस वजह से ये थोड़ा पुराना है। और 1 से लेकर 4 ये जजमेंट अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसके बाद आप नीचे शहर लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, यहाँ प्रार्थी लिखेंगे, ऊपर अपने हस्ताक्षर XY की जगह अपना नाम लिखेंगे और जरिए अधिवक्ता, नीचे नाम अधिवक्ता का आएगा। दोस्तों यहाँ तक आपको ये प्रार्थना पत्र समझ में आ गया होगा, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी है। वकील मिलीभगत कर जानबूझकर भी तलाक नहीं होने देते और देरी करते हैं, ताकि या तो घर बस जाए या फिर मेंटेनेंस ज़्यादा मिलता रहे। तलाक के मामलों में दौरान बहस से पूर्व इन सभी जजमेंट्स को पूरा ध्यान से पढ़ें। आपको यही पॉइंट्स बहस में भी कवर करने हैं। वकील से निरंतर संपर्क में रहें, प्रत्येक तारीख की अपडेट रखें। कई लोग ऐसे हैं जो अपडेट नहीं रखते हैं, वकील से कोई फ़ोन पे बात नहीं करते, इस वजह से वकील भी उनके मामलों में कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो उसकी मेहनत व विधि संबंधी कार्य के लिए ईमानदारी से भुगतान करें। कई बार वकील भी जब भुगतान उनको सही से नहीं मिलता है तो वो भी तलाक के मामलों को ही अटका के रखते हैं। यह जजमेंट्स अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका चाहे मामला कैसा भी हो, क्रूरता के आधार पर यदि आपने कोर्ट में प्रस्तुत कर रखा है तो आप इस जजमेंट्स को लगा करके ज़रूर इसका लाभ ले लें, क्योंकि ये जजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप और कोई जजमेंट लगाओ या ना लगाओ, लेकिन आज तारीख तक इन जजमेंट्स की भूमिका तलाक के केस में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है और हमेशा रहेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, किसी और के काम भी आ जाए। आपकी कोई भी राय है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कितने सारे डिवोर्स हो रहे हैं इस साल, मतलब सब इसी साल डिवोर्स ले रहे हैं। उनकी पत्नियां भी खूब पैसा लेके मस्त फोकट के खा रही है। मैं पहले सोच रही थी शादी वादी नहीं करूंगी, ऐसे ही रह लूंगी पूरी जिंदगी, लेकिन साला अभी जिस हिसाब से इस काम का स्कोप बढ़ रहा है ना, मस्त स्कीम है, शादी करके डिवोर्स ले लो और मस्त पूरी जिंदगी बैठ के खाओ। मजाक कर रही हूँ, मेरे को ये सब सीन नहीं चाहिए। शादी नहीं करना मत करो, जब कर रहे हो तो पूरी जिंदगी निभाओ साला अपन। वैसे एक बात तो है, जब तुमको इंसान से प्रॉब्लम है और तुम डिवोर्स ही ले रहे हो तो उसका पैसा चाहिए क्यों? पैसे ही चाहिए थे तो मांग लेती। अच्छा ओके, सिग्मा रूल 420 गाइस, इफ योर हस्बैंड डजंट गिव्स यू मनी, आस्क हिम फॉर डिवोर्स।